जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत में जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे, 7-8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दिसंबर तक इसकी घोषणा भी चुनाव आयोग के द्वारा हो सकती है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और कुछ मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से घिरा हुआ हूँ। 20% की आबादी रखने वाला ये वर्ग उत्तर प्रदेश में है, जिसके वोटों की बहुत कीमत है। हर कोई उसके वोट चाहता है, लेकिन उन्हीं वर्ग से, उसी मुस्लिम समुदाय से ये आरोप होता रहा है कि उनके वोट तो राजनीतिक पार्टियां ले लेती है, मगर उनके लिए कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देती। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत जिस प्रकार से बद से बदतर हो रही है, विधानसभा अलग अलग हाईकोर्ट के द्वारा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो परिस्थिति है वो बदल नहीं रही। इसी माहौल में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले हम इन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, मौलानाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 20% की आबादी रखने वाला ये वर्ग 2022 के चुनाव को कैसे देखता है, किसकी तरफ ये झुकने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है रफीक। और ये बताइए कि किस तरफ हवा का रुख है, किस तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव बढ़ रहा है? देखिए, इस मरतबा जो मुसलमानों का मामला है वो ये है कि ये तो तय है कि तमाम मुसलमानों के जहन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैसे है मुसलमानों को ये तो एकदम साफ सी बात है। हर एक को इस बात का फिक्र है कि ये नहीं होना चाहिए, और दूसरी पार्टियों को फिर वही हमेशा की तरह ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का और आरएसएस का डर दिखाकर जैसे हमेशा हम ले लेते हैं वो साथ में, लेकिन उसमें चलने वाला नहीं, ये एकदम अब रहा मसला मुसलमान फिर जा कहाँ रहा है। इस सिलसिले में मैंने जो अपने एतबार से तजर्बा किया है वो दो तबका हो गया मुसलमान। वोटिंग के एतबार से नहीं, अभी नज़रियाती तौर पर वोट के एतबार से अन्य मौक़ों में इंशाल्लाह सभी हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मुसलमानों का नज़रिया वो दो है। एक तो वो बिल्कुल जज्बाती लोग हैं जो बिल्कुल अड़ गए कि नहीं अब हमको इस्तेमाल नहीं होगा, और एक वो लोग हैं जो वो भी यही है कि इस्तेमाल नहीं होना, लेकिन वो बहुत सारी हिकमत और मसलहत ध्यान दे रहे हैं कि हमको करना कैसा है कि अपनी क़यादत और हमारे अपने मुद्दे, अपने मुतालबात भी और अपनी पहचान भी बाकी रहे और ये हमारा दुश्मन भी हट जाए। तो दो हिस्सों में अभी बटा हुआ है नजरियाती तौर पर, लेकिन दोनों का एक ही कहना है कि अभी इस्तेमाल नहीं होने देना बस है। वही दोनों का कहना, एक तो एकदम जज्बाती तौर पर आ गया और एक वो तबका है जो है उसके अंदर भी हमको इस्तेमाल नहीं होना है, और जो है अपने मुतालबात से और अपने मामलात से और अपनी क़यादत से समझौता नहीं करना है। लेकिन ये है कि उस जो है क्या नाम वो समझदारी का और हिकमत के साथ वो काम करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी, कोई ऐसा सिस्टम है। हमने पिछले चुनाव में देखा बीएसपी का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन हर चुनाव में वो नीचे की तरफ जा रहा है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली बीएसपी एकमात्र पार्टी थी। 90 कैंडिडेट, 90 सीट्स उन्होंने दी थी, लेकिन केवल 2 ही उम्मीदवार जो है उनके चुनकर आए। क्या बात है? मुस्लिम वर्ग बहुजन समाज पार्टी से क्यों नाराज है, या उसको अपना विकल्प क्यों नहीं मानता? असल में बहुजन समाज पार्टी जब बहुजन समाज की थी तब मुसलमान उससे जुड़ा था। अब वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्वजन समाज की है, बल्कि बहुजन समाज से सर्वजन में तो मुस्लिम भी आता है, तो दिक्कत क्या है? तो वो सर्वजन ही में वो सवर्णों के लिए काम कर रही है, दूसरे लोगों के लिए उनके सम्मेलन कर रही है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, वो अपने समाज के लिए खास तौर पे नहीं कर रही। जिसके सम्मेलन तो जैसे अलग अलग जातियों, या अभी जैसे ब्राह्मण सम्मेलन हुआ तो बीएसपी ने भी किया और सपा ने भी किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वर्ग है वो सपा के साथ में ज़्यादा इंटैक्ट है। असल में जो तो सपा भी तो ब्राह्मण सम्मेलन करके नहीं, वो हालात नहीं है जो सपा भी है उस अंदाज से, लेकिन बीएसपी की जो सुप्रीमो जो है मोहतरमा मायावती साहबा,
जो इनके मामलात ऐसे हैं कि अभी कुछ दिनों से जो उनकी भाषाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है। जो बिल्कुल अभी आपने सुना होगा, जल्दी में 15 दिन पहले के बयान उनका है कि हमारी सरकार आई, ये बयान है साफ साफ, तो हमारी सरकार आई तो जो भी इस मौजूदा सरकार के काम चल रहे हैं, अयोध्या कमीशन हो या काशी कमीशन हो या मथुरा कमीशन हो, हम उसको बंद नहीं करेंगे, उसको हाँ, उन्होंने बढ़ाएंगे, कहा कि चलाएंगे। हम तो ये सब क्या बीजेपी है? के कामों को बंद नहीं करेंगे। एक जो आपने बात कही कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग लोगों के लिए सम्मेलन ले रही हैं, 20% की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए या मतदाताओं को लुभाने के लिए ना सपा की तरफ से कोई कार्यक्रम बनाए गए हैं, ना बीएसपी की तरफ से बनाए गए। फिर भी वो वोट चाहते हैं, और सपा तो ये मानकर चल रही है कि जैसे भी मुस्लिम वोटर जो है उनकी बकौती है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमें ही वोट करेगा। नहीं, सपा भी गलत फहमी में ना रहे, सपा को भी मुसलमान नहीं जाएगा, ये भी एकदम तय है। वो अलग बात है कि बसपा को पिछले चुनाव तक तो वैसे ही होता रहा। हाँ, वो बताया तो कि आप वो दाल गलने वाली नहीं है, उनका वो सिस्टम नाकाम हो जाएगा जो है कि भाई आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया जाता था। उन्हें जो होना था, जो हो रहा, जो होना था वो ही गया, और जो नुकसान, कितना नुकसान है, हमने सब कुछ तो खोया है, क्या बचा है हमारा। अब जी बिल्कुल। एक और साथी हमारे साथ है, क्या सर नाम है? जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी 88 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मुस्लिम बहुत तादाद में है और वो डिसाइडिंग फैक्टर कहलाते हैं, उन 88 मुस्लिम सीटों में से 57 सीटें पिछले बार के चुनाव में बीजेपी ने जीती, 57 सीटें जीती। क्या कारण है इसके पीछे? मुस्लिम वोटों को शून्य कर दिया है या और इसके पीछे और अन्य कारण? जो हमें मालूम हुआ है कि सबसे बड़ा राज ईवीएम वाला, और इसकी तहकीक जो हुई उससे पता भी चला कि गड़बड़ी हुई, और वोट करने वालों ने भी कहा कि वोट दूसरी पार्टी को दिया है, हमारा वोट गया कहाँ। सबसे बड़ा घोटाला तो ईवीएम का रहा। जब लोग उसको लायक नहीं कर रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि वोट आया कहाँ। इसका मतलब वोट दिया नहीं कि वोट बनाया गया, इस वजह से आ गई नहीं आने की। देखिए, एक तो दूसरे मुस्लिम बहुल सीट एरिया में बीजेपी की जीत, इसके पीछे क्या ईवीएम यही एक कारण है? नहीं, एक चीज तो और है, हमारे सामने हम मध्य मकाबिल को हिंदू मुस्लिम करके भी लाते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे मुस्लिम हैं, समझ रहे? तुम एक हो जाओ वरना इससे तुम्हें खतरा है, जबकि मुसलमान और इस्लाम से किसी को खतरा नहीं है। इसलिए कि ये तो मजहब अमन शांति वाला है, अखलाक मोहब्बत की दावत देता है, ये दूसरों को अपना बनाता है। ये कभी करीब आगे कोई देखना चाहे कि मुसलमान हमारा कितना अपना है कितना नहीं, तब पता चलेगा। लोग गलती होती है जब लोग दूसरे बता देते वो मान लेता है, तब तकलीफ होती है। उसी मानने की बुनियाद पर कहते हैं यार यही बेहतर है। अभी मैंने एक शख्स से सुना कि बीजेपी को मैं इसलिए दूंगा वोट कि वो मुसलमानों को ठंडा करती है। ये देखिए, चाहे वो जैसी भी हो, अब उसने मुसलमान को एंटी क्यों समझा, ये मेरे समझ में नहीं आता। यानी कुल मिलाकर SC ST OBC को बीजेपी और उनके लोग हिंदू बना देते हैं और फिर वो मुसलमानों के विरोध में उनका इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल SC ST OBC का होता है, तो उन लोगों को जागृत करने के लिए, क्योंकि वो लोग मुसलमानों के विरोध में काम करते हैं, तो मुसलमानों ने उनको समझाने का काम करना चाहिए। इसके लिए उनको समझाने के लिए हिंदू ना बने, इसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है या आप क्या करेंगे? अब तो हमारे पास है ना प्लेटफॉर्म है समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम लोग अलग नहीं, आपके विचार कुछ भी हो, मगर इंसानियत ये कहती है कि हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। और यही भारत की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब यही है कि हमेशा हम मिल के रहे हैं। और ये रहा कि साथ हक का देना चाहिए, जो सबका भला सोचे उसी के बारे में फैसला करना चाहिए कि हमारा साथ इसी के साथ रहेगा, और जो ये सोचेगा, जो जहन रखेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि मिठाई का डब्बा वक्त आए तो दे दिया और उसके बाद जो है हम उसके फेवर में चले गए, ये नहीं देखा कि बाद में इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा। अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम उससे बात करेंगे कि हमारे बारे में आपका फैसला क्या, नज़रिया क्या है, और उसका नज़रिया ठीक है तो उसके साथ हैं। और फिर भी देखेंगे, इसलिए कि कोई खुदा नहीं है, अगर आ भी गया सत्ता में तो कोई खुदा नहीं है। हमारा भरोसा अकीदा ईमान अपने रब पर है, उसके हबीब पर है, इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत जो है अल्लाह उसके रसूल की ताकत।
यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप एक संगठन चलाते हैं, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला सवाल जो इनको मैंने पूछा था कि SC ST OBC का इस्तेमाल ना हो हिंदू के नाम पर, मुसलमानों के विरोध में वो काम ना करें, इसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? कैसे मुकाबला करेंगे उसको? देखिए, हमारे पास इसके लिए एक मैं संगठन का प्रदेश से जिम्मेदार हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अकेले एक संगठन नहीं, जिससे मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है। बाकी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज जो भारत का 85% समाज है, ये समाज ही है जिसको डाइवर्ट करके सब होता है। इसके ऊपर जो मेहनत की जा रही है, अब वो वाली मेहनत नहीं चलेगी जो सियासी लोग करते हैं, वक्ती तौर पर उनको लॉलीपॉप दिए और खरीद करते हैं। उससे तो नाकामी ही नाकामी हाथ आएगी और दुश्मन आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हमको दुश्मन का मुकाबला करना है। दुश्मन कौन से हथियार से लैस है, वो हथियार देखना है, उसी जैसा हथियार तैयार करके उससे खतरनाक हथियार से उसके ऊपर वार कर देना है। वो क्या है? दुश्मन जो है बीजेपी है, उसके पीछे RSS एक गंदी विचारधारा, देशद्रोही विचारधारा को लेकर के काम करता है। उस गंदी और देशद्रोही विचारधारा के अपोजिट अम्बेडकर वाली विचारधारा, भारत के मूल निवासियों के हक अधिकार और भारत के महापुरुषों के हक अधिकार के लिए जो विचारधाराएं हैं और जो वो है, उस विचारधारा को हम इस 85% समाज के बीच में जा करके इनको जागरूक कर रहे हैं। और इनको जागरूक करने के बाद हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए मुसलमानों के बीच में भी जाते हैं और उस अपने दूसरे जो सहयोगी संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुत सारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इन तमाम के साथ आपस में मिल करके SC ST OBC के बीच में जा रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता और बेदारी पैदा हो रही है। आपने 9 अक्टूबर को देखा, 5 लाख का मजमा, 5 से 10 लाख का मजमा था वहाँ पे। कोई भी सियासी आदमी इस वक्त में कितना भी बड़ा कदम जल्दी हिम्मत नहीं करता उस मैदान को भरने की। हमने भर करके दिखाया। मीडिया बिल्कुल खामोश रहा। आप जो है, आज मैं आपके जरिए से बता रहा हूँ, मीडिया कितना भी खामोश रहे, आज नहीं कल उसको मजबूरन बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम मैदान में आ चुके हैं और पूरी ताकत के साथ कैडराइज हो करके हम आए हैं। हम भूखे रह करके 24 घंटा वहाँ रहे हैं, 12-12 घंटा हमारे लोग रहे। तो ये वक्त आ रहा है, अब हम उनको जवाब देंगे और जवाब देने का तरीका सिर्फ विचारधारा है। 4 महीने का समय अभी भी चुनाव को है। कौन से मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर पर जिसकी चर्चा होनी चाहिए? अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे कम्युनल माहौल बना दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में आने चाहिए? सबसे अहम मुद्दा तो ये कि 85% समाज का जो ये देश था और इसकी सारी चीज़ें थी, ये सब छीनी जा चुकी, छीनी जा रही हैं। एक ही बात दिख रही है, सारी चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो SC ST OBC को जो संविधान में आरक्षण दिया गया, नौकरियां दी गई, सब खत्म हो जाएगा, सब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो उनका 5,000 10,000 की जो है नौकरियों पे हम काम, हमारे लोग नौकर बनेंगे उनके, प्राइवेट के लोगों के। और ये आराम से सरकारें जो आज है, इन लोगों की सरकारें जो है उनसे फंडिंग लेकर के सरकार चलाएंगी, वो उनको करेंगे। मुद्दे कौन से होने चाहिए? हमारा यही मुद्दा होगा, प्राइवेट, सारी सेक्टर प्राइवेट हो रहा है, ये होगा। बेरोजगारी, निजीकरण का होगा, बेरोजगारी होगा, महंगाई होगी। और जो लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा होगा हमारा। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आए दिन SC ST OBC खास तौर से इस वक्त में इलेक्शन को पेश नजर माहौल को जो है कम्युनल करने के लिए, माहौल को ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू करा जा रहा है, मुसलमानों की मॉबलिंचिंग कर दी जा रही, मस्जिदों पे हमला कर दिया जा रहा है, ताकि SC ST OBC के भोले भाले लोग हिंदू बन जाएं और हमेशा की तरह तमाम मुद्दों को भुलाकर हिंदू मुस्लिम पे हमारा ये मुद्दा होगा। एक पहले राजनीति यानी 2019 तक ऐसी राजनीति हो रही थी, 2019 के पहले, कि कम्युनल और सेक्युलर। तो मुस्लिम वर्ग जो है वो कम्युनल को देखकर सतर्क होता था और फिर सेक्युलर की तरफ शिफ्ट हो जाता था। फिर देश के केंद्रीय राजनीति में देखें तो कांग्रेस के लिए एक पर्याय, एक विकल्प था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल। लेकिन अभी 2019 के बाद से राजनीति बदल गई है, हार्ड और सॉफ्ट। तो इसकी काट क्या है? कैसे अभी खुद को सतर्क कर पाएगा? असल में उसकी काट वही थी जो नहीं किया दूसरे लोगों ने। ये बस ये है कि वो आगे आगे चलते रहे, पीछे पीछे जाते रहे। जो दूसरी सेकुलर अपने आप को कहती पार्टी, सेकुलर के नाम पे जब हिंदुत्व में बहुत कामयाब हो गए तो सॉफ्ट हिंदुत्व हर कोई अभी बढ़ता हिंदू कहने के लिए, हिंदू करने के लिए ऐसा हो गया। तो उसका ये इलाज ही नहीं, गलत रास्ते पे लोग चल रहे थे ना। सही इलाज ये है कि वो विचारधारा पे काम कर रहे हैं, हम उनकी काट विचारधारा पे कर रहे हैं।
बस वो खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हम विचारधारा ले आएंगे जबकि सबको ये पता चलेगा हिंदू कोई चीज नहीं है, हिंदू एक धोखा, हिंदुत्व एक धोखा, ये ब्राह्मणवाद को ऊपर लाने का और हुकूमत में सत्ता में बने रहने का एक बेहतरीन फार्मूला जो धोखा है, तो दुश्मन है, और इसके खिलाफ हम काम करेंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये लखनऊ के नहीं, लखनऊ में एक मजमा था, एक कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश भर से मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी आए थे। हमने उनसे बात की 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव के लिए अभी भी 3-4 महीने का समय है। अभी भी मुस्लिम समाज बेदार हो रहा है, जागृत हो रहा है कि वो किसको वोट करेगा। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सतर्क होकर फूंक कर वो अपने पैर डाल रहा है।